आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सबको। सुरेंद्र चाण का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज अपन शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बारे में कहा जाता है कि आदि हिस्ट्री एक तरफ और अकबर एक तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है पूरा मुगल काल पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक बार जीवन में अकबर को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अकबर के बारे में कई विडंबनाएं हैं। कई लोग कहते हैं अकबर महान है, कई लोग कहते हैं अकबर खराब था, कई कहते हैं अकबर शैतान था, कई कहते हैं अकबर महान था। उन सब विडंबनाओं को आज अपन दूर करेंगे। अपन शुरुआत कर रहे हैं अकबर का फर्स्ट पार्ट। पहले मैं बता दूं आपको, अकबर कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं, अकबर को अपन 2 से 3 पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था वो बहुत लंबा शासनकाल था। इसलिए अपन अकबर को कई अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं अकबर के पहले पार्ट की। आइए अपन करते हैं शुरुआत। अकबर देखिए, सबसे पहले अपन को यह देखना है जो अकबर था, इस अकबर का जो शासनकाल था वो कहां से लेकर कहां तक रहा था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा था, यानी कि लगभग 49-50 सालों का इसका सब लंबा शासनकाल मिलता है। मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का है, और औरंगजेब से कुछ ही महीने, 1 या 2, 3, 4 महीने के आसपास कम जो शासनकाल है वो अकबर का मिलता है। तो अकबर का राज्यकाल, शासनकाल अपने को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं। एग्जाम में हु बहु सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। अब अपन पढ़ते हैं अकबर का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ। ये देखिए, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में होता है। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 में होता है। अकबर के जन्म के बारे में कई विडंबनाएं हैं। कई कहता है कि अकबर सिंध में जन्मा था, कई कहता है अकबर हुमायूं के निर्वासित काल में जन्म हुआ था। मैं बता दूं, अकबर हुमायूं जो था, हुमायूं ने 1540 में युद्ध हार जाने के बाद भारत से भाग जाता है, और युद्ध भागने यहां से इंडिया हिंदुस्तान से भागने के बाद उसे निर्वासित काल के दौरान अकबर जन्म होता है। किसका? अकबर का। तो कोई दुख नहीं है, अकबर का जन्म हुआ था अपने 15 अक्टूबर 1542 में होता है। जन्म स्थान कहां पर है? एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है अमरकोट। इस अमरकोट का एक शासक था, उसका नाम था वेरीसाल। अमरकोट के शासक वेरीसाल के अकबर का यहां जन्म हुआ, यानी अकबर का जन्म एक राजपूत राजा के घर पे हुआ था। अकबर का जन्म एक राजपूत राजा के पास शरण ले रखी थी अकबर हुमायूं ने, और इसकी मां हमीदा बानो बेगम ने। तो अकबर का जन्म वहां होता है, कोई दो राय नहीं है, आप समझ रहे होंगे। 15 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ, अमरकोट में हुआ, और अमरकोट का राजा था राजपूत शासक, उसका नाम था वेरीसाल। तो उसके महलों में शरण ले रखी थी हुमायूं ने, और इसकी मां हमीदा बानो बेगम ने। तो यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। फिर अपन पढ़ते हैं अकबर की मां का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अकबर की मां का नाम है हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम क्या है? सर्वविदित है, अकबर के पिता का नाम हुमायूं मिलता है। एक यहां से थोड़ी सी कहावत और मिलती है अपने को, कि जब हुमायूं निर्वासित काल में था, तो अब आपको पता है जैसे भी अपने भारत में या कोई भी समाज हो जहां पर बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि खुशी का माहौल होता है। मिठाई बंटवा दीजिएगा। आपने सुना भी होगा, मिर्जापुर में मुन्ना भैया कहता है आज खुशी का माहौल है, मिठाई बंटवा दीजिएगा। तो वही मिठाई बंटवानी थी, लेकिन मिठाई बंटवाए कैसे? क्योंकि हुमायूं के पास तो कुछ बांटने के लिए था ही नहीं। हुमायूं तो उस समय निर्वासित काल जी रहा था, यानी हुमायूं तो उस समय दर दर की ठोकरें कहा रहा था। तो अब कुछ ना कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे। तो हुमायूं को 2-3 चीजों का बड़ा शौक था। कहा जाता है हुमायूं को ज्योतिष में बड़ी रुचि थी, इसलिए हुमायूं 7 दिन के 7 तो अलग अलग कपड़े पहनता था। आज लाल पहन लियो, काल काला पहन लिया, परसों धोड़ा पहन लिया, परसों पहले दिन नीला पहन लिया। ऐसे करते करते 7 दिन के 7 अलग अलग राशियों के अनुसार, आज इस राशि को ये कपड़ा शुभ में है तो हुमायूं वही कपड़ा पहनता था, इसलिए 7 दिन के 7 कपड़े पहनता था। एक भाई को अफीम खाने का शौक था, भाई अफीम खाता आराम से सोता, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरे इसको शौक था खुशबू का, महक का, इसलिए आपको पता है कि सर्वाधिक जो महक आती है वो आती है कस्तूरी से। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी होती है हिरण की नाभि के अंदर पाई जाती है, मृग के नाभि के अंदर पाई जाती है। खुशबूदार चीज होती है जिसको खोजने के लिए हिरण अपनी सारी जिंदगी इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसको चीज मिलती नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि बावड़े, जिस चीज को तू खोज रहा है वो चीज तेरे गर्भ के अंदर है, वो तेरे नाभि के अंदर है। और प्रसिद्ध कहावत भी है, कृपाराम जी खड़िया के द्वारा एक बात भी कही गई है कि
कस्तूरी घड़ी क्रूप तोड़ा तुले और शक्र घड़ी स्वरूप रोड़ा तुले भाटा तुले तो राजिया। तो कहा जाता है कि कस्तूरी होती है वो ब्लैक व्हाइट होती है, बहुत क्रूप होती है, उसको देखने में कोई सुंदरता नहीं होती, लेकिन फिर भी उस कस्तूरी को अपन तोड़े में तोलते हैं, तोड़े में। और एक होती है शक्कर, शक्कर बहुत स्वरूप होती है, तो रोड़ा तुला भाटा तुला, रोड मतलब रोड बाटा पड़ता है, यानी सड़क बढ़िया किसे तोलता है, इसको बाटे से तोलता है राजिया। तो ये प्रसिद्ध दुआ है, प्रसिद्ध कहावत है कि शक्कर घनी क्रूप तोड़ा तुले, सॉरी, कस्तूरी घड़ी क्रूप तोड़ा तुले शक्कर घड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो ये सब महानतम है। तो हुमायूं ने बांटी थी कस्तूरी, और कस्तूरी बांट कर एक बात कही थी कि जिस प्रकार आज पूरे मुगल खेमे में, जिस प्रकार आज पूरे के पूरे मुगल सेना में इस कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, आने वाले समय में ऐसा हो कि मेरे पुत्र का यश और कीर्ति पूरे विश्व में, पूरे जगत में महानतम फैले। और टाबर यही होता है कि हुमायूं के जो पुत्र है अकबर, इस अकबर का जो यश है वो पूरे भारत में फैलता है, पूरे भारतवर्ष में फैलता है। आइए अपन देखते हैं इसके आगे। अकबर का मूल नाम क्या था? मैं आपको बता दूं, अकबर का मूल नाम था जहूरुद्दीन मोहम्मद अकबर। कई जगह जहूरुद्दीन मिलता है, कई जगह बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलता है। दोनों इसी का नाम है, जहूरुद्दीन बोल दो चाहे से बदरुद्दीन बोल दो, तो दोनों किसके नाम है? अकबर के नाम मिलते हैं। अब सबसे पहले कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन, अपन अभी अकबर का बायोडाटा पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी अपन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन यहां तक केवल और केवल अकबर का बायोडाटा पढ़ रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है कि अकबर सबसे पहले कहां का गवर्नर बना था। तो एग्जाम में याद रखना, कुछ बच्चे करते हैं कि अकबर सबसे पहले पंजाब का गवर्नर बना था, कालनौर में। नहीं, अकबर उससे पहले गवर्नर बन चुका था। अकबर गवर्नर बनता है गजनी का। तब वो कहां का बनता है अकबर गवर्नर? अकबर है वो गवर्नर बनता है गजनी का, गजनी। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था जब हुमायूं पढ़ाया था कि तहसास से सहायता लेकर हुमायूं अपने भाई कामरान को हरा करके काबुल, कंधार, गजनी वाला एरिया जीतता है। तो उस गजनी का गवर्नर सबसे पहले कौन बनता है? अकबर बनता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एग्जाम में कभी कभी आजकल के एग्जाम के पर्सन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, पता नहीं एग्जामिनर का दिमाग सेट कहां होता है, हर कुछ भी पूछ लेता है, हर कुछ भी पूछ लेता है, किसी भी क्वेश्चन से प्रश्न देता है। मतलब अपन सोच भी नहीं सकते कि यहां से क्वेश्चन आएगा और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो अपने को तैयारी ऐसी करनी है कि उस एग्जामिनर कुछ भी सेट करे, अपने एरिया से बाहर ना हो। तो याद रखिएगा, अकबर के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर का जो प्रथम शिक्षक था, शिक्षक क्या होता है? प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला। जैसे अपने प्रोटेक्टर कौन होते हैं? अपने माता पिता, अपने गुरुजन होते हैं। उसी प्रकार अकबर का सबसे पहला जो प्रोटेक्टर था उसका नाम क्या था? बच्चों देखिएगा, अकबर के पहले प्रोटेक्टर का नाम है मुनीम खान। क्या नाम है? मुनीम खान। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अकबर के पहले प्रोटेक्टर का नाम क्या है? मुनीम खान नाम है। यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। सीधा एग्जाम पूछते हैं दूसरे प्रोटेक्टर, तो आप सर्व विदित है अकबर के दूसरे प्रोटेक्टर का नाम है बैरम खान। क्या नाम है? यही बैरम खान है जो पानीपत की लड़ाई लड़ेगा, यही बैरम खान है जो अकबर का राज्य अभिषेक करेगा, यही बैरम खान है जिसकी पत्नी से अकबर शादी करेगा, यही बैरम खान है जिसके पुत्र को अकबर गोद लेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे बैरम खान के बारे में। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है अकबर का राज्य अभिषेक, सीधा प्रश्न पूछते। तो टाबरो याद रखिएगा, अकबर का राज्य अभिषेक 1556 में होता है, और होता कहां पर है? एक जगह पड़ती है कारनौल, जगह पड़ती है कारनाल। तो अब रो याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कारनौल में होता है। कोई दिक्कत है? दोबारा से मैं रिपीट करवा देता हूं। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म स्थान कहाँ है? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट के राजा थे वेरी साल। उस वेरी साल के घर में हुमायूं और इसकी माता हमीदा बानो बेगम ने क्या ले रखी थी? शरण ले रखी थी, इसलिए इसका जन्म हुमायूं के निर्वासित काल के दौरान होता है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाबुर आगे पढ़ना है कि अकबर की माता का नाम तो याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। अकबर का खुद का मूल नाम क्या है? जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोल दो, जहूरुद्दीन मोहम्मद अकबर बोल दो, या बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर बोल दो, एक ही बात है, कोई दो राय नहीं है। फिर आपने पढ़ा गवर्नर कि अकबर सबसे पहले गवर्नर कहां का बनता है? तो टाबरो याद रखिएगा, अकबर सबसे पहले गवर्नर कहां का बनता है? गजनी का बनता है। पंजाब जवाब नहीं देना है, अपने को याद रखना है गजनी का।
प्रथम संरक्षक, अकबर का सबसे पहला प्रथम संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा अकबर का प्रथम संरक्षक था बैरम खान, सॉरी मुनीम खान, और अकबर का द्वितीय संरक्षक बैरम खान था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा सबको यहां तक। फिर एग्जाम प्रश्न पूछते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1556 में। कौन दौर में हुआ था? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका राज्याभिषेक करने वाला कौन था? इसका राज्याभिषेक करने वाला बैरम खान। कौन था बच्चों? बैरम खान। वही बैरम खान है जिस बैरम खान के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अकबर का दूसरा सहायता करता था, अकबर का दूसरा संरक्षक था। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा यहां तक आप सबको, उम्मीद करता हूं। चलो बच्चों, अपन पढ़ते हैं इस अकबर के बारे में, कुछ चीजें और हैं, आगे पढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध। देखिए होता क्या है, हुमायूं की जब मृत्यु होती है तब अकबर दिल्ली या आगरा में मौजूद नहीं होता है। अकबर उस समय पंजाब का गवर्नर था। याद रखिएगा, हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो अकबर कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। भाई कंफ्यूजन 1% भी नहीं चाहिए, एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि ये देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब पंजाब का गवर्नर था अकबर, तो उस समय अब जब राजा खत्म हो जाए, जब शहंशाह खत्म हो जाए, जब बादशाह खत्म हो जाए, तो उसकी गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जाता। और कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के कुछ दिन बाद तक हुमायूं के जरों का दर्शन, जो जरों का दर्शन करने के लिए जो व्यक्ति आता था उसका नाम था मुल्ला बेग सी। क्या नाम था बच्चों? मुल्ला बेग सी। यानी सेम टू सेम हुमायूं की तरह दिखता था। हुमायूं की तरह बाल थे, हुमायूं की तरह अलग अलग कपड़े पहनता था, हुमायूं की तरह लंबा था, नाक भी मोटा मोटा था, आंख भी पतली पतली थी, कान लंबे लंबे थे, ऐसे मतलब सेम टू सेम हु बहू किसकी तरह दिखे टाबरों? ये हुमायूं की तरह दिखे। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 8 से 10 दिन 15 दिन तक जरों का दर्शन करने के लिए कौन आता है? मुल्ला बेग सी आता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सबको समझ आ रहा होगा। अरे कई बार देखा कोई का दो गाँव मान 2-4 जहाँ सेम सेम हुए, एक शक्ल का हुआ, एक ने लुखा दियो और दूसरा ने काट लियो, दूसरा ने लुखा दियो और पहला ने काट लियो, को ध्यान पड़ेगा नहीं कौन सा ने काट और कौन सा ने गा लियो। तो टावरो याद रखिएगा, ये वैसे ही मुल्ला बेग सी। यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। अपन पढ़ते हैं इसके आगे। मैं बता दूं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमू। यह है वो हेमू। यह तो है अपने अकबर और हेमू। टावरो याद रखिएगा, जो हेमू था यह युद्ध पानीपत का किन किन के बीच होता है? हेमू वर्सेस अकबर। हेमू वर्सेस अकबर। अकबर की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? अकबर की तरफ से लड़ने वाले थे बैरम खान। कौन थे बच्चों? बैरम खान। अच्छा, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इस बैरम खान के बारे में, सर क्या पढ़ा क्या नहीं है बैरम खान। देखिए मैं आपको बता दूं, बैरम खान याद रखिएगा, एक तो यह व्यक्ति हुमायूं, हुमायूं का बड़ा विश्वास वाला व्यक्ति था बैरम खान। कहा जाता है कि हुमायूं अगर कुछ भी काम करता तो किससे पूछता? बैरम खान से। बैरम खान ना लू क्या मैं? बैरम खान खाना खा लू क्या मैं? बैरम खान शादी कर लू क्या मैं? बैरम खान सो जाऊं क्या मैं? यानी प्रत्येक चीज टावर किससे पूछता था? बैरम खान से। अपन कह सकते हैं लंगोटिया बायला। तो बैरम खान और हुमायूं दोनों क्या थे? लंगोटिया बायला थे आपस के अंदर। और आप जानते हो लंगोटिया बायला तो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, लंगोटिया बायला होते हैं, कोई नहीं पता आप लोगों को? लंगोटिया होती है टावरों, जो बचपन में जो बच्चे वो छोटे होते हैं तो उस समय माँ बच्चों को लंगोट पहनाती है, जखन क्यों पोतड़ा। तो टावरो याद रखिएगा, वो लंगोट जिसने साथ पहनी हो, जिसने धूल साथ खाई। धूल जानते हो बच्चे बचपन में क्या खाते हैं? मिट्टी नहीं खाते क्या? और जगह एक जगह बैठ धूल खाई टावरो बे कौन सा भाईला हुआ है? लंगोटिया दोस्त हो। तो समझ आ गया लंगोटिया दोस्त क्या होता है। अब आज के बाद कोई कहे मैं तेरा लंगोटिया हूं तो उसको बोलना हाँ ठीक है भाई, दोनों साथ साथ धूल खाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लंगोटिया दोस्त की परिभाषा समझ गए एक? चलो कोई बात नहीं। तो टावरो बैरम खान और हुमायूं दोनों क्या थे? लंगोटिया मित्र थे। आगे याद रखिएगा, इस बैरम खान ने अकबर का प्रथम संरक्षक भी यही था। अकबर का द्वितीय संरक्षक, द्वितीय संरक्षक भी कौन था? यही व्यक्ति था। आगे इसके बारे में 2-4 चीज और है कि अकबर का राज्याभिषेक भी कौन करता है? यह बैरम खान ही करता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे एक बात और सुन लेना, सबसे पहले कि पानीपत के जब दूसरा युद्ध हो रहा था 1556 में, उस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी कौन था? बैरम खान था। तो अब आपको इस बैरम खान में कोई दो राय नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस बैरम खान की बच्चों एक उपाधि है, खान ए खाना। उपाधि का नाम क्या है? खान ए खाना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, खाने खाना नहीं है,
खान ए खाना इसकी प्रमुख उपाधि है। बैरम खान यह हुमायूं का बड़ा विश्वास वाला व्यक्ति था। बैरम खान अकबर का द्वितीय संरक्षक था। बैरम खान का अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान करता है। बैरम खान पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ता है अकबर के लिए, और बैरम खान की उपाधि क्या है? खान ए खाना। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बैरम खान की एक पत्नी थी, उसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। और इसके बेटे थे, उसका नाम था रहीम। ये वही रहीम जी हैं जो हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान हुए। ये वही रहीम जी है जिसने हिंदी में कई दोहे लिखे। रहीमन पानी राखिएर पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरेर मोती मानस चून। कहा जाता है कि हे भगवान, दुनिया में पानी रखना, पानी से ही सारी शान बान है। पानी गए न उबरेर मोती मानस चून, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, पानी चला गया। तो इसलिए वो रहीम जी का द्वारा लिखा गया है कि रहीमन पानी राखिएर पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरेर मोती मानस चून। तो टाबरो वो रहीम जी यही है। आगे आप पढ़ोगे इस रहीम को, जब मैं पढ़ाऊंगा अकबर के नवरत्न अगले पार्ट में, तब आप इस रहीम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भी टाबरो उपाधि क्या है? खान ए खाना। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तो सब बच्चे समझ रहे हैं। चलो बच्चों अपन पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, हेमू और अकबर के मध्य युद्ध होता है। इसमें बहुत बड़ी सेना थी हेमू के पास और बहुत बड़ी सेना थी अकबर के पास, दोनों में युद्ध होता है। मैं आपको बता दूं, अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान और हेमू खुद युद्ध मैदान में था। ये हेमू था कौन सर? हेमू है कौन? मैं आपको बता दूं इस हेमू के बारे में। देखो हेमू है कौन, दो चार चीज इसकी जानकारी याद रखनी है। यह हेमू था, इसके बारे में सबसे पहले दंत कथा है, पता नहीं सच है योग्यता है, जो भी है, कहा जाता है यह रेवाड़ी के बाजार में नमक का दलाल था, यानी नमक बेचा करता था। रेवाड़ी के बाजार में क्या बेचता था? नमक बेचता था। कौन? हुमायूं, सॉरी हेमू। रेवाड़ी के बाजार में नमक कौन बेचता था? हेमू। तो सबसे पहले बात तो याद रखनी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति किसका सेनापति था? आदिल शाह सुल्तान का। आदिल शाह है सुल्तान का क्या था? सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति कैसे हुआ? मैं आपको बता दूं कि आदिल शाह ने अपने शहंशाह के बेटे की हत्या करके, यानी मामा था ये मरमिस खान, इस आदिल शाह का मूल नाम है मरमस खान। मरमस खान, इसने अपने भांजे की हत्या करके क्या बना था? ये बादशाह बना था। भांजा जानते हो, बहन का बेटा, तो उसकी हत्या करके क्या बनता है? बादशाह बनता है। और इसको बादशाह बनाने के दौरान उस समय सहायता करने वाला कौन था? हेमू था। तो इसलिए हेमू को क्या बनाता है? अपना ये वजीर। आदिल शाह हेमू को क्या बनाता है? अपना वजीर बना लेता है। और कहा जाता है इस हेमू ने अपने जीवन में कितनी लड़ाई लड़ी है? 22 युद्ध लड़े हैं और एक भी युद्ध नहीं हारा था, सिवाय पानीपत के युद्ध को छोड़ करके। और कहा भी यही जाता है इस हेमू के बारे में कि जब हेमू था, इसको एक उपाधि थी, उस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। टाबरो, इस विक्रमादित्य उपाधि का इतिहास जान लो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में कुल कितने व्यक्ति हुए? तो याद रखना है, भारत में कुल 14% हुए। भारत में कुल 14 व्यक्ति हुए थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कोई दिक्कत नहीं है। और विक्रमादित्य की सबसे अंत में उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? हेमू था। विक्रमादित्य की सबसे पहले उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त सेकंड था, गुप्त वंश का शासक। इसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आज तक भारत में कुल 14 बादशाहों ने मुकर 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिनमें पहला चंद्रगुप्त है, अंतिम विक्रमादित्य है, अंतिम हेमू है। तो कोई दो राय नहीं होगा। और कहा जाता है इस हेमू के बारे में, अपन देखते हैं, दोनों में लड़ाई होती है और हेमू की सेना जीत रही होती है। अकबर की सेना को पीछे धकेल देती है, धकेलते धकेलते कई दूर तक ले जाती है। और कहा जाता है कि अकबर की सेना के पीछे दलदल था। तो लगा अकबर की सेना को कि अपन तो दलदल के पार चले जाएंगे, लेकिन हेमू की जो हाथी घोड़े हैं वो दलदल को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखते देखते हेमू के हाथी घोड़े इस दलदल के पार निकल गए। और यहां तक उन्होंने लूट कसोट मचा दिया, यहां तक उन्होंने मुगल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था कि ये युद्ध जीतने ही वाले थे। लेकिन खुदा को कुछ और मंजर था।
भारत के इतिहास में कुछ और मंजूर था, अपने को अकबर पढ़ना था, हुमायूं पढ़ना था, बाबर पढ़ना था। ये सब चीजें ऐसी पढ़नी हो रही होगी कि ताकि इतिहास पलटा और एक टर्निंग पॉइंट होता है। बैरम खान को लगा कि अगर इस युद्ध को जीतना है तो एक ही टारगेट है, वो कौन है? हुमायूं। क्योंकि अपने हिंदू जो लोग होते हैं उनमें कहा जाता है कि राजा मरने के बाद सेना खुद ब खुद चली जाती है, राजा मरने के बाद सेना खुद ब खुद हट जाती है, ऐसा कहा जाता है। कई युद्धों में हुआ भी है, आपने देखा होगा। और इनका टारगेट एक था कि हेमू को कैसे जैसे करके हेमू को पकड़ ले, बस उसके अलावा अपने कुछ नहीं चाहिए। हेमू अपने हाथी के ऊपर बैठा था, हेमू का सारा शरीर कवच से ढक रखा था, सिवाय एक हेमू की 2 आंख दिख रही थी। और बैरम खान ने कहा, अपने धनुर्धरों को बुलाया, क्या तुम्हारा टारगेट एक ही है क्या? जिस प्रकार अर्जुन ने मछली को भेद दिया था, मछली की आंख को भेदा था, उसी प्रकार तुम्हें हेमू की आंख में तीर लगानी है। एक चलाई, 2 चलाई, नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं। आपने सुना है कि 100 बाठा बगाओ ना, एक बाठो लाग ही जाए। और बच्चों बार बार प्रहार करने के दौरान इसी समय एक तीर हेमू की आंख में लगती है और हेमू औदे में बेहोश हो जाता है। औदा होता है हाथी का, और महाबत को मार दिया जाता है। महाबत कौन होता है? हाथी को चलाने वाला। उस महाबत को तो मार देते हैं और हाथी का औदे में कौन बेहोश हो जाता है? हेमू। और इसी समय अपनी सेना को लगा कि हेमू तो खत्म हो चुका है, और सेना आपस में निकल गई, युद्ध मैदान से निकल जाती है। और इसी समय बैरम खान और बैरम खान के साथ कुछ मुगल सैनिक आते हैं और हेमू को क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बनाया गया। अब आपको पता है बंदी बनाया तो जीते हुए राजा के सामने लाना पड़ेगा। दरबार सजाया गया, जीते हुए राजा के सामने लाया गया और कहा गया कि क्या सजा दी जाए। तो कहा जाता है, कुछ दंत कथाएं हैं, सही है गलत है वो पता नहीं अपने को, लेकिन ऐसा इतिहास का मानना है कि अकबर ने इसे कहा था कि छोड़ दो, लेकिन बैरम खान ने कहा था कि काफिरों को छोड़ा नहीं जाता है। बैरम खान ने कहा था आज छोड़ देंगे तो कल वापस आक्रमण करेगा, इसलिए बैरम खान ने इसकी गर्दन काट दी थी। किसकी? हेमू की। और इसी के साथ भारत में वापस मुगल जो वंश है उसकी नींव रखी जाती है, और भारत में मध्यकाल में एकमात्र दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले महावीर महासूर हेमू का अंत होता है। उम्मीद करता हूं पानीपत का दूसरा युद्ध आप सबको समझ आ रहा होगा। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। यहां तक सबको समझ आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, कोई दिक्कत ही को नहीं। चलो देखो, बैरम खान अब होता है क्या है, अकबर तो उसमें बच्चा था, तो बच्चा अकबर है तो कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो अकबर का राजपाट संभालेगा। और उस समय हुमायूं खत्म हो चुका था, उस समय सब खत्म हो चुके थे, तो एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था बैरम खान। तो इसलिए 4 साल का जो काल है, यह वो बैरम खान है, यही है बैरम खान। 4 साल का जो काल है, इस काल को कहा जाता है बैरम खान का काल। यानी अकबर पर सर्वाधिक जो प्रभाव था, वो प्रभाव इस समय किसका था? बैरम खान का। बैरम खान कहे हाँ तो अकबर कहे हाँ, बैरम खान कहे ना तो अकबर कहे ना। बैरम खान कहे बेटा आज तेरे को जींस पहननी है, तो अकबर कहे ठीक है पापा, कौन सी जींस पहननी है? ये जींस पहन ले। बैरम खान कहे आज तेरे को कुर्ता पजामा पहनना है, तो हुमायूं कहे ठीक कुर्ता पजामा पहन लेंगे। बैरम खान कहे आज तेरे को पजामा टी शर्ट पहनना है, तो पजामा टी शर्ट पहन लेंगे। यहां तक कि एक एक इंटरनल बात, खाने तक की बात, आज तेरे को लाडू खाना है, आज तेरे को गुलाब जामुन खाना है, आज तेरे को वो खाना, खाने तक की बातें भी टावर कौन बताया करता था? इसको बैरम खान बताया करता था। अब आप खुद सोच सकते हो कि जो खाने तक की बात बताया, तो इसका मतलब इंटरनल जितने भी उस समय के मामले थे उनमें किसका हस्तक्षेप रहा होगा? हुमायूं का, सॉरी बैरम खान का 100% रहा होगा। और बैरम खान का अत्यधिक प्रभाव बढ़ता गया। इस कारण बैरम खान के साथ साथ जो जितने मुगल दरबार में अमीर और उलेमा थे, जितने भी सामंत थे, वो सामंत सबके सब किससे नाराज हो गए? बैरम खान से नाराज हो गए। और एक रीजन ये भी था कि बैरम खान ने अपने जितने भी चहेते व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों के बड़े पदों पर बिठा दिया। अब सारा का सारा मुगल जो सल्तनत थी, सारा की सारी जो मुगल काल था, सारा का सारा जो राज्य था, वो किसके हाथों में था? बैरम खान के हाथों में। अकबर तो केवल और केवल नाम मात्र की कठपुतली बन चुका था। धीरे धीरे अकबर भी बड़ा होता है, धीरे धीरे सामंत विद्रोह तेज करते हैं। अकबर को भी लगा कि नहीं, अब मुझे खुद को निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि अब मैं विवेकशील हो गया हूं, मैं समझदार हो गया हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे को अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बननी है। इसलिए इस बैरम खान के पास आता और इसके पास पत्थर रखता है कि देखो चचा, चचा जान गए कौन से चचा? मिर्जापुर वाले चचा, वही चचा जिसने मुन्ना भैया ने कहा था ना, मिर्जापुर वाले चचा, चचा ओ चचा, वही चचा है ना। तो कहा चाचा तुम्हारे लिए 2-3 शर्त है, मान लो। तो बोला क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि या तो तुम मालवा की सूबेदारी पकड़ लो, चुपचाप दिल्ली आगरा छोड़ दो। दूसरा ये है कि तुम चुपचाप आराम से रेस्ट करो। तीसरा ये है कि तुम मक्का चले जाओ।
तीनों में से कोई एक अपना लो। अब आप जो राजपाट सारा संभाल रही है, संभालने की आप अब उम्र नहीं रही है, आप घर बैठो और बैरम खान को लगा ना ना। आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति से कोई अधिकार छीना जाता है, जब सांप से उसका जहर छीना जाता है, तो उसको बड़ा जटिल लगता है। उसी प्रकार इस बैरम खान से इसके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो अधिकार छीनने से दुख कौन होता है? बैरम खान। और बैरम खान ने कहा ठीक है, मैं तो जा रहा हूं मक्का। और इससे पहले टावर एक लड़ाई और होती है तलवाड़ा के युद्ध में, और बैरम खान ने थोड़ा सा विद्रोह भी किया था। बैरम खान ने विद्रोह किया था, इसलिए एक युद्ध होता है। युद्ध किन किन के बीच होता है? अकबर की सेना के बीच वर्सेज बैरम खान। और इस युद्ध में जीतता कौन है? अकबर जीतता है, बैरम खान हारता है। बैरम खान ने लगा कि अब जाने में फायदा है, वरना यहां पर बोटी बोटी करेंगे, टोटा टोटा करेंगे। जानते हो टोटा टोटा? तो टोटा टोटा करेंगे। तो कहा बैरम खान ने कि अब जाने फायदा है। तो बैरम खान कहां चला जाता है? मक्का जा रहा होता है। और गुजरात के पास एक जगह पड़ती है, गुजरात मान लो पाटन, गुजरात के पास जगह पड़ती है, जगह का नाम है पाटन। इस पाटन में इस बैरम खान को एक मुबारक खान नाम के पठान ने छुरा घोप करके, चक्कू घोप करके क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। तो इसी के साथ बैरम खान का भी टाबरो क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और 4 साल का जो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? बैरम खान का काल कहलाता है। तलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध आपको समझ आया होगा, बैरम खान समझ आया होगा। चलो बच्चों अपन पढ़ते हैं आगे। ये देखिए पेटीकोट शासन। सर ये पेटीपेल, तो सबसे पहले पेटीकोट क्या होता है? पेटीकोट होता है महिला के पहनने का वस्त्र। तो सर पेटीकोट में क्या कर रहा था अकबर? अकबर तो राजा था, पेटीकोट के पास क्या ले रहा था? तो टावर याद रखिएगा कि जैसे ही बैरम खान की मृत्यु होती है, वैसे ही एक महिला का वजूद पूरे के पूरे मुगल काल में, पूरे के पूरे अकबर के शासन काल में हाई हो जाता है। और इस पेटीकोट शासन का जो टाइम मिलता है वो मिलता है अपने को 1560 से 1562। और उस महिला का नाम था इस महाम अनगा। याद रखिएगा ये महामंगा वही महामंगा है, इसने अकबर को, जब कामरान और हुमायूं के बीच, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय कामरान ने अपने भतीजे अकबर को इसके चारों तरफ रस्सी बांधकर इसको काबुल के किले पर लटका दिया था। और उस किले से इसको बहती चलती हुई तलवारों में, चलते हुए तोप गोलों में, गोलीबारी में बचा कर लाने वाली महिला का नाम क्या था? महाम अनगा। इसलिए अकबर इस महामंगा को अपनी मां से भी ज्यादा सम्मान दिया करता था। और इस पेटीकोट शासन, यानी अकबर जैसे बैरम खान खत्म हुआ, अकबर के पास सारा का सारा कहां चला गया शासनकाल? महामंगा के पास। देखिएगा इस समय 2 महिला थी, एक का नाम था महामंगा, और इस महामंगा की पुत्री है, उसका नाम है जीजी अनगा। एक व्यक्ति है, उसका नाम है अदम खान। सर अदम खान कौन है? अदम खान इस महामंगा का बेटा है। और मैंने बताया था अकबर का जो पहला शासक था उसका नाम था मुनीम खान। इन 4 लोगों ने एक गुट बनाया, मुनीम खान। इस गुट को टाबरो क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये अकबर बैठा हुआ है, मैं आपको बता दूं ये अकबर बैठा हुआ है। अब ये अकबर के पीछे, जैसे ये सारे के सारे मंत्री बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे पास आते अकबर के पास, सर ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। अकबर कहता 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट का टाइम दो, अब भी गया यार, अब भी आया। लोगों को लगता है यार ऐसा ये 1 मिनट में कर क्या रहा है कि अब भी गया यार, अब भी आया, पूछो तो सही। तो इन्होंने कहा ठीक। तो अकबर देखो पीछे वाला गेट नहीं, ये दिख रहा होगा आपको, पीछे वाला गेट, इस गेट में जाता। इस गेट के अंदर कौन बैठे रहती? ये महामंगा, जीजी अनगा, आदम खान, मुनीम खान। वहां जाता और उन्हें पूछता फटाफट कि ये काम कर ले नहीं करे। ये कहती यस तो यस, ये कहती नो तो नो। तो ऐसा शासनकाल किसका था? अकबर का शासनकाल था। इसको क्या कहते हैं? पेटीकोट। अच्छा कई लोग तो टाबरो इसको बड़े भद्दे नाम से प्रयोग करते हैं, हालांकि पेटीकोट तो फिर भी सही है। मारवाड़ी में खेवे को नहीं टाबरा कई बार, जैसे मारवाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घर के अंदर रहता है, काम वाम करे को नहीं, सारा दिन बैठे रहेगा ना, लोग कहीं खेवे और तो भाई घाघरा के चुचड़ो बैठे बोलते को मेरे लुगाई का गोड्डा कन बेटे, अरे बोल रहा है को बोले लुगाई का गोड्डा कन बेटे। तो टाबरो लुगाई का गोड्डा कन अपन कौन बैठनो है, अपन बारे फिरनो है, आराम से बढ़िया कमाओ और बढ़िया खाओ, लुगाई का गोड्डा के चिपनो को नहीं अकबर की जिया जरा अपनी अपन भी लोग खेगा। बोले भाई वो भी सारा दिन पेटीकोट के नहीं रहे, सारा दिन वो भी बटे गोड्डा कने चिटड़ो रहे। तो अपने को गोड्डा कने चिटनो
कोई नहीं, बिल्कुल भी। तो कहा जाता है यह शासनकाल किसका था? पेटीकोट शासन। इस पेटीकोट शासन का समय काल था 2 साल। इस अदम खान की हत्या कौन करवा देता है? अकबर। और इस अदम खान की हत्या करने के बाद महामंगा जिजियनगा दोनों का वजूद खत्म हो जाता है, और इसी के साथ क्या खत्म हो जाता है? पेटीकोट शासन भी खत्म हो जाता है। आइए अपन पढ़ते हैं इसके आगे। अकबर के कुछ प्रमुख सुधार। अकबर ने बहुत से सुधार किए थे, इनमें अपने को प्रमुख सुधार पढ़ रहे हैं। अकबर का जो पहला सुधार था वो था दास प्रथा। दास प्रथा आप देख रहे हो, ये दास प्रथा है। दास, दास क्या होता है? गुलाम, जिनको खरीद लिया जाता है, बिना पैसों के काम करवाया जाता है। प्राचीन समय में ऐसे कई कई राजाओं की कहानियां मिलती हैं कि उनके दरबार में हजारों हजार गुलाम रहा करते थे। उसी समय गुलाम का अर्थ होता है जो व्यक्ति बिना पैसों के काम करे, जिसको ताकत से दबाया जा सके, दास प्रथा बनाया जा सके, युद्ध बंदियों को बंदी बना करके उनसे काम करवाया जा सके। ये सारी की सारी क्या होती है? दास प्रथा होती है। और इस दास प्रथा का अकबर ने कब अंत कर दिया था? 1562 में। तो टावरों कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को याद रखना है कि अकबर ने दास प्रथा को प्रतिबंध कब कर दिया था? कब प्रतिबंध किया था? 1562 में। दास प्रथा बोल दो, या फिर इसको अपन एक चीज और बोल सकते हैं, युद्ध बंदियों को रिहा। जितने भी युद्धों में बंदी बनाए गए थे उन सबको रिहा कब कर देता है अकबर? 1562 में कर देता है। फिर टाबरो आगे देखिएगा, आपने पढ़ा है तीर्थकर। यानी पहले के जमाने में यह होता था मुगल काल में कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति को तीर्थों पर जाना है, अगर भगवान के अपन अगर आजादी से हाथ नहीं जोड़ सकते, अपने देवताओं के अगर धोख नहीं लगा सकते, तो क्या ही मतलब अपने जीने में। इसलिए टाबरो कहा भी जाता है कि हुसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, कि हुसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो याद रखिएगा, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और टावरों इस तीर्थकर के लिए लोगों ने विद्रोह किया, बगावत कर दी कि ना ना, हम हमारे भगवानों के हाथ जोड़ेंगे, हम हमारे देवताओं के जाएंगे, धोख देंगे। तो टाबरो अकबर थोड़ा सा सहनशील शासक था, अकबर समझदार शासक था। इसने ताकत की बजाय दिमाग का इस्तेमाल लिया, और अकबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब भगवानों के कैसा पैसा लगेगा, आज के बाद कोई तीर्थ कर नहीं लगेगा। और अकबर ने 1563 में क्या बंद कर दिया था? तीर्थ कर की भगवानों के आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। टाबरो जजिया, जजिया कर मैं बता चुका हूं पहले आपको, यह एक धर्म कर होता है, धर्म विरोधी लोगों पर लगाया जाता है। इस कर की शुरुआत कौन करता है? भारत में मोहम्मद बिन कासिम करता है, सिंध में, आपने ये पढ़ा। लेकिन उसने ब्राह्मणों के ऊपर कर नहीं लगाया था, बाकी सभी जातियों पर लगाया था। फिर आपने पढ़ा फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में होता है, उसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर। और 1564 में अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। और फिर आप पढ़ोगे कि अकबर के बाद राजा था, उसका नाम है औरंगजेब, उस औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगा दिया था। और फिर पढ़ोगे आपकी जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के प्रभाव में आकर मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, उस मोहम्मद शाह रंगीला ने इस जजिया कर को संपूर्ण रूप से क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं, जजिया कर समझ आ रहा है, तीर्थ कर समझ आ रहा है, दास प्रथा समझ आ रही है। चलो अपन पढ़ते हैं इसके आगे। चलो बच्चों एक बार अपन यहां तक पढ़ ले, दोबारा से मैं रिपीट करवाता हूं आप लोगों को जो जो चीज पढ़ी है आप लोगों ने। अकबर, अकबर के बारे में पढ़ा आपने। जन्म, अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है। अकबर का मूल नाम जहुरुद्दीन मोहम्मद अकबर है या बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर गवर्नर कहां का था? सबसे पहले गजनी का था। फिर आपने पढ़ा प्रथम संरक्षक, प्रथम संरक्षक नाम क्या था बच्चों? इसका मुनीम खान नाम था। द्वितीय का नाम क्या था? बैरम खान नाम था। इसका राज्याभिषेक 1556 में कहां होता है? कालनौर पंजाब में होता है। टाबरो आगे देखो, पानीपत की दूसरा युद्ध, पंजाब का गवर्नर उस समय अकबर कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। मुल्ला बेगसी कौन थे? मुल्ला बेगसी वो थे जो हुमायूं की जगह झरोखा का दर्शन करने के लिए आते थे। फिर आपने पढ़ा हेमू और अकबर के मध्य होता है युद्ध, में जीतता कौन है? अकबर जीतता है, हारता कौन है? हेमू हारता है। फिर टाबरो आपने पढ़ा हेमू के बारे में कि हेमू क्या करता था? रेवाड़ी के बाजार में नमक का दलाल था। हेमू इसने आदिल शाह सुल्तान का वजीर था। इसने 22 युद्ध जीते थे। इसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य उपाधि थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में 14 बादशाह हैं, 14 राजा हैं। पहला कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था, और अंतिम कौन था? हेमू था। दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल काल में बैठने वाला या मध्य काल में बैठने वाला व्यक्ति का नाम भी क्या है? हेमू है। फिर टाबरो आगे याद रखिएगा, बैरम खान। बैरम खान कौन था? ये हुमायूं का बड़ा खास चहेता था, अकबर का द्वितीय संरक्षक था। अकबर का राज्याभिषेक भी इसी ने किया था। और फिर आपने पढ़ा कि अकबर बैरम खान यानी हुमायूं अकबर जो लड़ता है पानीपत का युद्ध, तो उसमें कौन लड़ता है? बैरम खान। और इसकी उपाधि क्या थी? खान ए खाना उपाधि थी। इसके पत्नी का नाम क्या था? सलीमा बेगम। इसके बच्चे का नाम क्या था? रहीम। और खान एक खाना इसकी उपाधि थी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाबरो आगे याद रखिएगा, बैरम खान का काल 4 साल का काल मिलता है, 56 से 60 तक। इसमें बैरम खान ने कई व्यक्तित्व
उबारे निखारे, जो विरोध रहा नहीं था वो मैंने बताया। फिर आपने पढ़ा तलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खान के बीच होता है, बैरम खान हारता है, अकबर जीतता है, बैरम खान जा रहा होता है मक्का, मक्का में गुजरात जगह पड़ती है, गुजरात जगह पड़ती है पाटन, उस पाटन में एक फटान जिसका नाम था मुबारक खान, इस मुबारक खान ने इसको छुरा मारकर क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। फिर टावर आगे आपने क्या पढ़ा, पेटीकोट शासन। पेटीकोट आप सब जानते हो महिला के पहनने का वस्त्र होता है। पेटीकोट शासन में 4 व्यक्ति प्रमुख थे, महामनगा, जिजियनगा, आदम खान और मुनीम खान, और ये पेटीकोट शासन है। ये पीछे वाला दरवाजा आपने देखा होगा, पीछे वाला दरवाजे से अकबर भाग के जाता था, आता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलवा दो, कोई दिक्कत ही को नहीं। फिर टावर आपने पढ़ा अकबर के प्रमुख सुधार, दास प्रथा 1562 में, युद्ध प्रतिबंधियों पर रोक 1562 में, तीर्थ कर 1563 में और जजिया कर 1564 में। अकबर का अगला पार्ट पढ़ेंगे अपन आगे, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिएगा। ओके, थैंक यू।